वेलकम टू के अकेडमी। के अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर, तेल मिश्रित, काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल हमारी जीवन रेखा। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। क्रियाकलाप 13.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। चित्र 13.1 हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। स्वच्छ जल के उपयोग, पेयजल, स्वच्छ जल के उपयोग आप इसमें जोड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधी रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों, यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण एलवड ताज़े जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से
प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाटर फॉर लाइफ 2005 से 15 अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो। वाहित मल क्या है? वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है, जो तेज वर्षा के समय गलियों से बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। क्रियाकलाप 13.2 अपने घर के आसपास, विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए और उसमें बहने वाले वाहित जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षक-शिक्षिका से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी 13.1 में सारणीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। सारणी 13.1 संदूषक सर्वेक्षण। वाहित मल का प्रकार, उत्पत्ति स्थल, संदूषक पदार्थ। कोई अन्य टिप्पणी? वाहित मल का प्रकार, कूड़ा करकट, मलिन जल, ये रसोई से उत्पत्ति होती है इसकी। दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट, ये शौचालय से निकलता है। व्यावसायिक अपशिष्ट, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान से निकलता है। कार्बनिक अशुद्धियाँ, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया यानी कि मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फेट धातुएं। पोषक तत्व, धातु, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु, हैजा, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कॉलेरा, साल्मोनेला, पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्मजीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है। पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देता, जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है।
यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। क्रियाकलाप 13.3 अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। पहला है वाहित मल के पथ को रेखांकित चित्र बनाइए, पथ का रेखा चित्र बनाइए। दूसरा है गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैनहोलों की संख्या मालूम करें। नंबर 3, किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं उनकी सूची तैयार करो। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 13.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परखनली में डालें। इस परखनली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोड़क अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोड़ित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य प्रखली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। चित्र 13.2 वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता।
ये हो रहा। चित्र 13.2 वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परखली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परखनली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ न हो जाए। परखनली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परखनलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किसी प्रकार की अशुद्धि दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम निम्नलिखित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाका छन्नी बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इसमें अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बों, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। चित्र 13.3 सलाका छन्नी। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिड और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है। जिसमें उसमें उपस्थित बालू, ग्रिड और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। चित्र 13.4 ये ग्रिड और बालू अलग करने की टंकी। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिसमें मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरचकर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेज और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। चित्र 13.5 ये आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिसमें उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। चित्र 13.6 ये रहा 13.6 वातित्र। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी की पैंदी में सक्रियित
आपंग के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय आपंग लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंग का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। शुष्क यानी कि सूखा, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसमें समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों के जैसा ही होता है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया जाता है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। जागरूक नागरिक बनें। ये हैं यूकेलिप्टस। जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अथवा उनकी गतिविधियों को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है जब नालियाँ उमड़ने लगती हैं। उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका अथवा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल आस पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहेली जानना चाहती है कि यह कैसे संभव होगा। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया।
अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस प्रकार के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती हैं, जिसमें उनकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्मजीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। चित्र 13.7 ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिसमें निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेय पदार्थों पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थान, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मलत्याग करते हैं। अनौपचारिक मानव। ये गलत है, चाय इसी में बहाई जा रही है। ये सही है, चाय डस्टबिन में डाली जा रही है। हर कचरे को सिंक में मत फेंकिए। मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इसमें जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और भौमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौमजल कुओं, ट्यूबवेलों, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इसमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। बूझो जानना चाहता है कि हवाई जहाज़ में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधा प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जक की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं और इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं।
कृषि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि कैकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ जल के नाम से एक नई मुहिम शुरू की है, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। प्रति 1000 लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। निष्कर्ष: अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीक़ों में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी वैयक्तिक पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। प्रमुख शब्द हैं अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, वायवीय जीवाणु, अपंक, सीवर, जैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस और जल संशोधन। आपने क्या सीखा? प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य क्रियाकलापों में उपयोग किए जाने वाला जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। वह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। स्वच्छ उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद अपंक और बायोगैस हैं। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है, जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग से बचना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है।
पृथ्वी पर सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी स्वच्छ जल और स्वच्छता प्रदान करके हम निर्धनों से प्रेरित कष्टों को कम कर सकते हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसकी फुल फॉर्म है। एक प्राचीन अभियांत्रिकी उपलब्धि, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। संभवतः विश्व का पहली शहरी स्वच्छता संयंत्र यहीं से विकसित हुआ था। शहर में प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह कुओं से जल प्राप्त करते थे। स्नान के लिए पृथक कक्ष होता था और व्यर्थ जल बंद नालियों से निकलने का प्रबंध था, जो प्रमुख सड़कों और गलियों से बनी होती थी। ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग 4500 वर्ष पुराना है। तो ये था आपका अपशिष्ट जल की कहानी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।